हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशन में। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। पहला है, धन आवेशित वस्तु में है। तो धन आवेशित वस्तु में क्या होती है। आवेश देखिए, कोई चीज़ धन आवेशित कब होगी, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या कम होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, तो धन आवेशित कहलाएगा। दूसरा है, दो समरूप धातु के गोलों को क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश दिए गए हैं। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, जब प्लस क्यू आवेश देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर जाएंगे। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाने से क्या होगा, धनावेशित गोला यानी जो धन आवेशित होगा वो उसका भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब ऋणावेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ने से उसका भार बढ़ेगा। यानी धन आवेशित गोले का भार ज़्यादा होगा, मतलब कम होगा, और ऋणावेशित का ज़्यादा होगा। धनावेशित गोले का भाग ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो 8 कूलाम इलेक्ट्रॉन, तो क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। क्या होता है, एन ई। तो यहाँ देखिए 8 रख देंगे, और यन और गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19। अब इससे इधर क्या कर देंगे, डिवाइड, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। तो वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात कितना होता है। तो ये होता है 10 के पावर -43। कितना होता है, 10 के पावर -43, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं 6 नंबर। +1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात। तो देखिए, एक दूसरे पर जो बल लग रहा होगा वो बराबर लग रहा होगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, 1:1, क्योंकि बल तो बराबर लग रहे होंगे दोनों पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 माइक्रोकूलाम था 5 माइक्रोकूलाम के दो आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए, कितनी भी दूरी पर रखे हों तो जो दोनों आवेश हैं उन पर बल बराबर लगेगा, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1:1, क्योंकि एक गोला मान ली इधर रखा है, एक इधर रखा हुआ है, तो इसके कारण इस पर बल जो लग रहा है और इस पर बल इक्वल ही होंगे, इसलिए 1:1। कह रहा है अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश 4q -2q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल कितना होगा। तब बल कितना होगा, तो F/8 हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो जब बल वो आवेश जो होता है वो स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि दोनों आवेशों पर कितना हो जाएगा, 3 और 3 कूलाम आवेश हो जाएगा। उसके हिसाब से नया जो बल होगा वो पुराने बल का 1/8। अगला क्वेश्चन है, दो समान आवेशों क्यू क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू रख दिया जाता है, क्यू डैश रख दिया जाता है। यह तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि क्यू डैश का मान कितना होना चाहिए। तो क्यू डैश का मान कितना होना चाहिए, -q/4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, -q/4। ये दोनों को कंट्रोल कर लेगा, यानी संतुलित में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात। तो देखिए, पहले वायु में रखा गया, फिर कहाँ रखा जाता है, के आवेश में, इसलिए इसका अनुपात क्या हो जाएगा, k/1।
कितना हो जाएगा, K/1, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्योंकि बल का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान R²। क्या होगा, तो पहले वाले पे सिर्फ बचेगा क्या, क्योंकि K का मान कितना हो जाएगा 1, और दूसरा क्या हो जाएगा 1/K, तो तिरछा गुणा करा देंगे तो K/1 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, किसी परावैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K हो सकता है। तो कोई भी वैद्युत रोधी माध्यम है उसका परावैद्युतांक कितना हो सकता है, क्योंकि परावैद्युतांक जो होता है 1 से ज़्यादा होता है, और यहाँ पर एक ही ऑप्शन है डी नंबर जिसमें 6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। परावैद्युतांक 1 से कम नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल। तो देखिए परावैद्युत माध्यम रख देने पर परावैद्युत का मान 1 से ज़्यादा होता है, अभी हमने बताया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो बल होगा प्रतिकर्षण या आकर्षण बल वो घट जाएगा, क्योंकि K 1 से ज़्यादा होगा, और 1 से ज़्यादा किसी नंबर से डिवाइड करने पर कोई भी वैल्यू छोटी ही आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ये, अच्छा दूसरा मात्रक पूछ रहा है यहाँ पर, तो एक बार न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अब हम दूसरा क्या कर सकते हैं इसका, देखिए बी बराबर ईडी होता है, तो ई बराबर क्या होगा, B/D यानी वोल्ट पर मीटर। ई बराबर क्या होता है, B/D होता है, तो बी का हो जाएगा वोल्ट, और पर डी मतलब दूरी होती है, तो मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्ट पर मीटर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए पहला तो हो गया, ये तो है ही न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। दूसरा ये देखिए वोल्ट पर मीटर है ही। और तीसरा देखते हैं, यहाँ पर ये जो सी नंबर है जूल प्रति कूलाम जो है, ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अगला पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, गामा किरणों को और अल्फा किरणों को। तो देखिए यहाँ एक्स किरणों को नहीं कर सकता, न्यूट्रॉनों को तो कर ही नहीं सकता, तो आंसर किसका क्या हो जाएगा, अल्फा कणों को। किसको, अल्फा कणों को, अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। तो पहला है उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे। कोई जरूरी नहीं है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल बराबर हों। बलों के परिमाण बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरणों के परिमाण बराबर होंगे। तो इस पर देखिए, एक प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव होता है, इसलिए बल तो बराबर होंगे नहीं। बल क्या होगा, उनके परिणाम यानी मान बराबर होंगे, क्योंकि प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही आवेश होता है, इसलिए उनका मान बराबर होगा। जो वैल्यू आएगी वो दिशाएं यानी पॉजिटिव होगा या निगेटिव हो सकता है ना, बराबर नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान होगा। तो हम जानते हैं कि बल जो होता है F बराबर क्या होता है, ई F बराबर ई और ई, यानी क्यू ई भी बोल सकते हैं। तो अल्फा कण है, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, चलिए इसको ऊपर से कर लेते हैं एक बार। तो F बराबर क्या होता है, क्यू ई, क्या होगा क्यू ई। तो क्यू का मान देखिए अल्फा कण है, तो अल्फा कण पर कितना इलेक्ट्रॉन होता आवेश होता है 3.1 आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा 3.10 -16 और गुणे ई कितना है 15×10⁴। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4.8×10⁻14 न्यूटन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10⁻⁴ सेंटीमीटर की वाली जल की बूंद को वायु में स्थिर लटका सके होगी। जहाँ जी इतना दिया हुआ है तो ये फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले पर आप रख देंगे वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, आएगा 2.62 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। कितना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश +q तथा -q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो और दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जब एक वृत्त में चक्कर काटता है कोई, तो देखिए r हमेशा बराबर होगा तो समविभव पृष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समविभव पृष्ठ बन जाएगा, जिस पर जो बल होगा वो शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। इस पर बल कितना होगा, शून्य होगा। चलिए आगे देखते हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, PE। क्या होगा, PE। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, PE ये भी और ये भी, लेकिन ये क्या है, अदिश गुणन है, ये होगा नहीं, ये सदिश गुणन होगा। क्या होगा, सदिश गुणन, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है। क्या होता है, वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, तो होती है ऋण से धन आवेश की ओर। किधर, ऋण से धन आवेश की ओर। अगला है 23 नंबर, 5 कूलाम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो इसका देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P = 2QL। तो अब इस फार्मूले पर रखेंगे तो कितना आएगा, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, इसका आंसर आएगा 25 × 10⁻² कूलाम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो कूलाम के दो बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, अभी फार्मूला बताया आपको, क्या होता है, P = Q 2QL, यानी Q × 2 × L। ठीक है, तो Q यहाँ कितना है, 2 × 2 और L कितना है, 4 × 10⁻²। 4 दूनी 8 दूनी 16। एक मिनट, जो ये 4 मीटर दूरी है ये 2L है। क्या है, 2L है, तो यहाँ पर सिर्फ 0.4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 × 10⁻² आएगी, क्योंकि यहाँ अल्प दूरी जो होती है उसको 2L मान लेते हैं। तो 8 × 10⁻², यानी देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है 8 × 10⁻² कूलाम प्रति मीटर, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा दिया हुआ एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि द्विध्रुव के कारण Q/R हो जाता है, R² नहीं होता। फार्मूला है उसमें Q/R आता है, ना कि R², इसलिए ये जो राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है। अगला है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरियां R हैं अनुक्रमानुपाती होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होता है, अभी बताया आपको कि P/R हो जाता है। कितना हो जाता है, P/R हो जाता है। क्या होता है, जो E है वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरी R है अनुक्रमानुपाती होती हैं, तो हो जाता है, देखिए P/R हो जाता, R³ हो जाता है। कितना, P/R³। तो जो E होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 1/R³ के। किसके, 1/R³ के, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ देखिए इसका बी सही था, एक ही सेम टू सेम लगभग क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रखा है वर्ग नियम के का पालन नहीं करता, तो ये क्यूब नियम का पालन करता है, इसलिए इसका आंसर
सी हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।